नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताते हैं यूपीएफओ और यूपीएससी के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के पेड ग्रुप चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9693060608 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स इंस्टाग्राम स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी आप टाइप करेंगे तो ये सारे ही फ्री चैनल हैं। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखिए। पहली बात तो 39th हमें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गई है यूनेस्को के द्वारा, जिसका नाम है रमप्पा टेम्पल। ठीक, और मृत्यु घोषणा क्या होती है, इसके बारे में डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है देखेंगे। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, ठीक, ये क्या चीज़ है। और चौथा हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोहरा जो है चेरापूंजी का दूसरा नाम है और यूपीएससी ऐसे ही दूसरे नाम पूछता है, सीधे नाम पूछता कम है काफ़ी। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से, जीएस पेपर फर्स्ट में आएगा ये आपका। देखिए, तेलंगाना में एक टेम्पल है आपका रुद्रेश्वरा टेम्पल, इसको रमप्पा टेम्पल बोलते हैं। दोनों ही नाम पता होना जरूरी है, कोई भी पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, और तेलंगाना के पालमपेट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो वलंगल के पास में है तेलंगाना में, वहाँ पे रुद्रेश्वरा टेम्पल या फिर रमप्पा टेम्पल है। उसको अभी यूनेस्को के 44th जो है सेशन हो रहा था, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग हो रही थी चाइना में। वहाँ पे इसको जो है भारत की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है यूनेस्को की। ठीक, आपका रमप्पा टेम्पल को, ये तेलंगाना में है। अच्छा, ये ककाटिया जो डायनेस्टी थी उन्होंने बनाया था। ठीक, ककाटिया डायनेस्टी ने बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रमप्पा जो थे इसके आर्किटेक्ट थे। मतलब कई सारे आपने जैसे लोगों को देखा होगा कि जो बनाते थे उनके हाथ कटवा दिए जाते थे कि दूसरा ना बना पाए। यहाँ पे जिन्होंने बनाया उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है। वैसे तो काफ़ी अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर है यहाँ पर, स्टार शेप में। अगर ऊपर से आप देखोगे तो स्टार शेप में आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे करके यूँ करके स्टार शेप में बनता है। बहुत अच्छा है। अभी आज जो है आप लोग को मैंने क्वेश्चन दिया है टेम्पल आर्किटेक्चर से। टेम्पल जो है किस तरीके से बनता है, जैसे भारत के नॉर्थ में अगर देखो तो नगरा स्टाइल है, साउथ में देखो तो शिखरा स्टाइल है। ठीक, और बीच में देखो तो वेसारा स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को आज पढ़ के इन पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब टेम्पल को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। और रमप्पा टेम्पल के बारे में भी खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 39 साइट है ऐसी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ी गई है। इसके लिए जो है आपका आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व भारतीय सर्वेक्षण है उसका काफ़ी बड़ा जो है रोल रहा है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 39 साइट्स में से 23 का तो जो है कस्टोडियन भी है। ठीक, और ये डिसीजन चाइना में लिया गया। 44वां सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ठीक, देखिए यूनेस्को है, यूनेस्को जो है आपका क्या करती है कि इसके अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होता है, यानी कि सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में वर्ल्ड हेरिटेज जो है कमेटी बैठती है। मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। कमेटी बैठती है जो कि 10 जो है क्राइटेरिया पे देखती है। क्राइटेरिया जो है ये संचालन के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं। उस 10 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर पूरा करती है कोई ऐसी साइट, जैसे कि रमप्पा थी, जिसको कि किसी कंट्री से इंडिया ने पहले, देखो यहाँ पे ये यूनेस्को का हमने देखा प्रोसेस कैसे होता है। वैसे क्या है, इंडिया ने ठीक टेंटेटिव लिस्ट में दिया नाम कि भैया टेंटेटिव लिस्ट में ये नाम है रमप्पा को। 2019 में भारत ने सिर्फ रमप्पा टेम्पल को ही भेजा था। टेंटेटिव लिस्ट को देखा यूनेस्को ने, मान लिया ठीक, हाँ ठीक है, हम जो है पहले टेंटेटिव लिस्ट में रखने के लायक है।
फिर उसके बाद जो है नॉमिनेशन, जब एक बार टेंटेटिव लिस्ट में आ जाता है फिर नॉमिनेशन के लिए भेजती है, इंडिया भेजेगी इसको साइट को, कहाँ पर, यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ पर, ठीक, वहाँ पे वो देखेंगे कि 10 क्राइटेरिया में से किसी भी एक को अगर पूरा कर रही होगी तो जो है आपका सर्वसम्मति से यहाँ पर जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब मीटिंग हो रही थी तो 21 मेंबर में से 17 ने सपोर्ट किया था भारतीय जो रमप्पा टेम्पल है उसके लिए, ठीक। इसके अलावा पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना, यही चीज़ आगे बताई गई है खाली, और पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, हो सकता है देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रशासनिक सेवाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो प्रोसीजर है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी तो IAS PCS ये सभी लोग काम कर रहे होंगे ना यार, तो ये चीज़ आपको प्रक्रिया, ये प्रोसीजर, ये प्रशासन, ये आना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ आप लोग यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड ही वैसी है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखिए। बाकी ये सब तो करंट वाले तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन UPSC निकालना है अगर, तो ये सारी चीज़ें डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम जरूर आपको पता होना चाहिए। रमप्पा टेम्पल के अलावा जो है चाइना का जो है ये एम्पोरियम इन द वर्ल्ड इन सोंग यूंग चाइना, इसको जोड़ा गया है। ट्रांस इरानियन जो है रेलवे को जोड़ा गया है। पैसियो देल प्रादो बियॉन्ड रेतीरो, ये आपका जो है स्पेन की तरफ से, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पता है? इटली में है, और एक और कंट्री है जहाँ पर जो है आपका चाइना, मतलब चाइना बता रहा हूँ, चाइना ही है। अब क्योंकि चाइना में एक और जुड़ गया तो अब आपको नई जो है बतानी है लिस्ट कि सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, कमेंट करके बताइए, ठीक। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती कौन सी है? जिसकी उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य हो, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, और ये कल्चरल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो, किसी अब नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं इसको आप रोक सकते हो, और इसमें साइट जो है किसी भी 10 क्राइटेरिया में से किसी एक कोई पूरा करता है तो उसको रखा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक। और ये ऐसी मानव रचनात्मक प्रतिभा होती हैं जिसमें कि ह्यूमन वैल्यूज़ को, कल्चरल सांस्कृतिक वैल्यूज़ को समय के साथ में हम एक दूसरे के साथ में हमें बांटना चाहिए, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना चाहिए, ठीक। पारंपरिक जो ह्यूमन सेटलमेंट है इसमें दिया गया है। यूनेस्को की वेबसाइट में अगर नोट किया जाए तो अंटिल जब तक 2004 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 6 कल्चरल और 4 नेचुरल क्राइटेरिया पे किए आते थे, लेकिन अब 10 क्राइटेरिया हैं, वो ऑपरेशनल गाइडलाइन है, संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों के द्वारा कोई भी एक आप पूरा करो और जो है आपको कर लिया जाएगा शामिल। ये है रमप्पा जो है, देख रहे हो आप, अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर पे है, ऊपर से देखोगे अगर तो स्टार उसमें दिखता है, ठीक। और ये साइट कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है ये मैंने आप लोग को अभी बताया है। टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, 2014 से पड़ी हुई थी रमप्पा वाली साइट, और उसके बाद जो है ऑपरेशनल गाइडलाइंस के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होता है, जैसे भी 44th कन्वेंशन था, वहाँ पे जो है ये चेक करेगा कमेटी बैठ के कि भैया हाँ जो क्राइटेरिया 10 में से किसी एक को भी पूरा कर रहा होगा तो उसको ले लिया जाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ें पहले टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है किसी देश के द्वारा, फिर उसको नॉमिनेट, यूनेस्को चेक करता है हाँ ठीक है, फिर उसका नॉमिनेट करता है। तो 2019 से खाली नॉमिनेट किसको किया था? भारत ने रमप्पा टेम्पल को ही किया था, ठीक। उसके बाद जो है टेंटेटिव लिस्ट से निकाल के उसको चेक करके बताए थे। अब तो मतलब याद हो गया होगा, 4-5 बार बता चुका हूँ। और रमप्पा जो मंदिर है इसमें खास यही है कि देखो एक तो ये आपका विलेज जो पालमपेट है वहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद के मतलब से 200 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। आपका रचरेला रुद्र रेड्डी जो थे उनके पीरियड में इसको बनाया गया था, काकाटिया रूलर गणपति देव के द्वारा, ठीक। तो उन्होंने इसको बनाया था, और जो है आपका बिल्ट ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से, 1213 CE में बनाया गया था, और करीबन 4 दशक तक चला था, मतलब 40 सालों में इसको बनाया गया था, ठीक। और यूनेस्को के बारे में आप लोग बता दें, इसमें जो E होता है वो एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशनल, S जो है साइंटिफिक, और C जो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक से संबंधित है, ठीक। ध्यान रखना, कई बार जो है छोटे जो एग्ज़ाम है हमारे स्टेट PCS वाले उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर पेरिस में है, और अभी हेड जो है ऑड्रे अजौले है, और ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 पे। क्या इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर था क्या? कमेंट करके बताइए। इसकी और भी कई सारी सब्सिडरीज़ हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है यूनाइटेड नेशंस है, ठीक। और इसी के साथ साथ कमेंट करिए कि यूनेस्को की कोई रिपोर्ट या फिर इंडेक्स जो सूचकांक कोई आते हैं तो उनको ज़रूर यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर जो है, ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है आपका ये आएगा GS पेपर 1 में आएगा,
ठीक, ये 1 में आएगा, 2 में भी आ सकता है आपका, क्योंकि ये हेल्थ से संबंधित है। ठीक, मृत्यु घोषणा की बात हो रही है यहाँ पे, और हेल्थ गवर्नेंस से संबंधित है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक, तो पेपर 2 में आएगा ये। ठीक, इसमें क्या है कि मृत्यु घोषणा, अब यहाँ पे जैसे फिल्मों में आपने पहले देखा होगा कि जब भी कोई मरते मरते एकदम नाम बता के जाता था कि कातिल कौन है, याद आ रहा है? कुछ कई बार देखा होगा आपने। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। अभी एक सीबीआई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब कि मरते समय कोई व्यक्ति अगर कुछ बता के जा रहा है, ठीक, व्यक्ति यानी कि विक्टिम जो मर रहा है वो बताते हुए अगर उसने जिसका भी नाम लिया है, तो उसको हम साक्ष्य एविडेंस मानेंगे, पुष्टिकरण करेगा ये कि हाँ भैया वो सच ही बोल रहा है। और इसके रिलेटेड जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन भी है, जैसे 32 है और सेक्शन 60 भी है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे सीबीआई कोर्ट ने ये कहा है कि 2 पुलिस वाले थे, वो कस्टोडियल डेथ हुई एक व्यक्ति की, और जब वो उसको मतलब जिंदा जला के लोग ने मारने की कोशिश करी थी करनाल में, तो उन 2 पुलिस वालों को जो है इन्होंने सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, लाइफ सेंटेंस के लिए उम्र कैद दे दी है। और इसके मतलब किस बेसिस पे उन्होंने दी? डाइंग डिक्लेरेशन। विक्टिम ने मरते समय जो है अपना जो बताया था कि भैया ये 2 लोग जो थे पुलिस वाले, इन्होंने मुझे मारा है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन यही होती है। अब ये फिल्मों वाला सीन से तो याद हो गया होगा ना, तो यही बस समझ लो। अब थोड़ा सा इसमें कानूनी वो देख लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन में ये है कि कोई भी पर्सन जब वो मर रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा, ये से बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से पहले झूठ नहीं बोल सकता। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका, इसमें 1872 वाला, इसमें कहा गया है कि कोई पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड, अगर उसने कुछ बोला है तो वो सही होगा, रेलेवेंट होगा, फैक्ट होगा, जिसमें प्रासंगिक तथ्य होगा। ठीक, 60 जो सेक्शन है इसमें धारा है, वो भी ये कहता है कि ओरल एविडेंस अगर दिया जा रहा है डायरेक्टली, किसी ने सुना है, देखा है, या फिर उसने परसीव भी किया है, तो और ये डाइंग डिक्लेरेशन को जो है उसको सच माना जाएगा। अच्छा, इसके 2 रूल हैं 60 वाले जो धारा के अंतर्गत। एक तो भैया पहला रूल तो ये है कि जो विक्टिम है वो जनरली जो है अपना प्रिंसिपल आई विटनेस होता है क्राइम का, मतलब उसने खुद ही देखा है और कोई नहीं है। ठीक है ना, जैसे होता ना कि आप जैसे कई बार एक फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि इनका पर्टिकुलर किसी का जो है खून किसने किया, तो सामने वाला कोई हीरो हो रहा होगा, वो जाके जो है डायलॉग बाजी करते हैं कि अरे अब तो ये मरने वाला ही बता सकता था, है ना, मतलब वही वाली बात है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विक्टिम जो है सिर्फ वही प्रिंसिपल आई विटनेस था क्राइम का। मान लीजिए किसी ए ने बी को मारा और ये सी खड़ा हुआ देख रहा था, अब सी को भी मान लीजिए ए ने दौड़ा लिया और इसने मरते समय जो है यहाँ पे पुलिस वाले के सामने या किसी के सामने भी एक इसका ये भी एक वो है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोर्ट में जज के सामने या फिर पुलिस वाले के सामने या किसी के सामने, किसी भी के सामने अगर उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि फला फला आदमी ने जो है बी को मारा है, तो जो है वो माना जाएगा, उसके तौर पे इसको ए को सज़ा दी जा सकती है। ये 2-3 जो है कारण है यहाँ पे। दूसरा कारण यह कैसे हो सकता है, क्या रूल है डाइंग डिक्लेरेशन का, मृत्यु घोषणा का, कि भैया जब इम्पेंडिंग डेथ मतलब होने ही वाली है, ठीक, तो एक मतलब उस समय ये एक ओथ की तरह होता है कि वो झूठ बोलता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं गीता पे हाथ रख के सच कहूँगा, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा वाली जो चीज़ है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती, जो हमने कई बार पिक्चरों में देखा है। वैसे यहाँ पर भी अभी एक केस आया था सीबीआई कोर्ट के सामने, तो पुलिस वालों को डाइंग डिक्लेरेशन के उस पर जो है किया गया है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है, मृत्यु जो घोषणा है, उसके बारे में बस यहाँ पे बात करी जा रही है। मान लीजिए वहाँ पे अगर उसने आपसे एकदम से पूछ लिया डाइंग डिक्लेरेशन, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो है लिखा हो कि भैया ये जो है मरते समय इन्होंने पूरी जायदाद इनके नाम कर दी थी, तो ये होता है डाइंग डिक्लेरेशन। वो चीज़ नहीं है, वो लिविंग विल होती है, ध्यान रखना, वो लिविंग विल होती है, वो अलग चीज़ है। ये डाइंग डिक्लेरेशन दिस इज डिफरेंट थिंग, इसीलिए पढ़ा अगर होगा तो लिख लोगे, पढ़ाई नहीं है तो दिक्कत होगी, ये वाली बात है। ठीक, व्यक्ति की गंभीर स्थिति में उसकी बयान की सत्यता को स्वीकार किया जाता है। मृत्यु घोषणा को रद्द करने के कारण क्या है, अभियुक्त के पास जिरह करने। एक देखो ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि भैया डाइंग डिक्लेरेशन जिसके खिलाफ दिया जा रहा है, अब उससे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जिरह तो की नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो मर गया, मरते समय उसने बोला था। तो जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसको कोई मौका नहीं मिल रहा कि क्रॉस एग्जामिन कर पाए, तो इसलिए मृत्यु घोषणा को रद्द भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर कोर्स अभी जो है देखा गया है कि जब फुल कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भैया मर रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, तो ये बढ़िया है भाई।
फंसा दो किसी को। द कोर्ट, और मतलब ये भी है कि ये भी चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि बस एक चीज़ यहाँ पर ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी बोले वो जो है वॉलंटरी बोले। ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पढ़ा दिया, किसी ने उसको जो है प्रोत्साहित कर दिया कि, और किसी उसके मनगढ़ंत कोई इमेजिनेशन में आ गया तो उसने किसी का नाम ले दिया, फंस गया। ठीक है ना। तो मृत्युकालीन जो घोषणाओं को कौन रिकॉर्ड कर सकता है? कोई भी, एनीवन, कोई भी, कोई जरूरी नहीं है कि जुडिशियल या फिर कोई मैजिस्ट्रेट ही हो, कोई भी कर सकता है, साफ बात है इसमें। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये आपका जुडिशली और जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, अगर इनके सामने होता तो और ज़्यादा मजबूती मिल जाती है प्रोसिक्यूशन अभियोजन के मामले में कि भैया सामने वाले को आप सज़ा दे सको। ठीक, वैसे कोई भी कर सकता है, माना जाएगा। प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस जो है भी हो सकता है आपका किसी घटना में, प्राथमिक सबूत भी हो सकता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। और क्या मृत्युकालीन घोषणाओं को की हमेशा पुष्टि की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। दोष सिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम जो है जाके करोबोरेशन करें, पुष्टि करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है जज को कि भैया हाँ, सारी चीज़ें फैक्टर देख के उसको लगता है कि हाँ, कि अगर वो बंदा ट्रू बोल रहा था, जज को ये लग रहा है, और वॉलंटरीली बोल रहा था, किसी के प्रेशर में, इमेजिनेशन में नहीं कर रहा, तो उसके बेसिस पे आपका डाइंग डिक्लेरेशन को जो है एक साक्ष्य मानते हुए सामने वाले को सज़ा दी जा सकती है। समझ में आ गई चीज़। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप से संबंधित। ये जीएस पेपर 3 में आएगा, साइंस से क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र। कुछ सिंपल सी यहाँ पे जो चीज़ है, अब पहले तो संदर्भ समझ लेते हैं क्या है। जो हमारे ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो भारतीय गवर्नमेंट में, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि आई स्टेम पोर्टल जो है उसका फेज़ 1 में 20,000 पीसेज आए हैं इक्विपमेंट के। ठीक, कहाँ से? 1050 इंस्टीट्यूशन से, कंट्री से, और इसमें जो है करीबन 20,000 इंडियन रिसर्चर्स भी थे। पोर्टल की बात हो रही, तो मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना, एक एक चीज़ तोड़ कर बताऊंगा। वेब पोर्टल है ये। ठीक, ये क्या पोर्टल करता है कि कई लोग रिसर्चर हैं, ठीक है, शोधकर्ता हैं, और कई लोग जो है इक्विपमेंट बनाने वाले हैं। मान लीजिए किसी को शोध करने हैं रोबोटिक्स में, अब वो वो जो है वो मैकेनिक तो नहीं है, वो जानता आइडिया है उसके बाद उसको कैसे बनाना है, तो वो किसी इंस्टीट्यूशन के पास चला गया जो ये इक्विपमेंट बना के देगा। तो इन दोनों को, रिसर्चर को अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट दिलाना, जो भी रिसर्च हो रही है अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट दिलाना, उनको मिलाना, ताकि दोनों लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक बने। इसके लिए ही एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम आई स्टेम है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, नथिंग एल्स। अब इसका जो है सेकेंड फेज चालू हो गया है, 2026 तक चलेगा। ये बस यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल ये चीज़ है कि वेब पोर्टल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करते हैं उनकी फैसिलिटीज़ को आपस में एक दूसरे को मिला दो। वो जिनको जो जिस चीज़ में रिसर्च करनी है उन्हीं के साथ वाले को वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दे। भारत में स्वदेशी बना ले, सप्लाई नेसेसरी सपोर्ट रिसर्चर को दे दे, वो अपना रिसर्च करे, और रिसर्च करने के बाद जरूर बताए कि भैया किस निष्कर्ष पे पहुंचा है। बस ये आई स्टेम जो है आपकी पोर्टल की फैसिलिटेट करता है भैया, आपका शोधकर्ताओं को इक्विपमेंट पहुंचाना है, फिर उसके बाद जो है क्या आउटकम आया ये बता दो, परिणाम बता दो भैया, पेटेंट, पब्लिकेशन, टेक्नोलॉजी क्या क्या बना दिए हो, ये चीज़ें हैं। और आई स्टेम पोर्टल का महत्व यही है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, डिजिटल कैटलॉग बना दो, इनोवेशन क्लस्टर, और ये जो है नॉलेज वाले जो हैं सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर R&D का बढ़ाना है, इकोसिस्टम, साइंस टेक्नोलॉजी जो है इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बढ़ाओ। ठीक, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। स्टूडेंट, साइंटिस्ट, रिसर्चर जो भी हैं उन सबको जो है साइंस में आगे बढ़ना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो कोई कमी ना है। जो भी इक्विपमेंट चाहिए सब मिलेगी, और जो टीयर 2 टीयर 3 की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी इसको बढ़ा के लेके जाना है। सिंपल सा ये यहाँ पे टॉपिक था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोहरा, यानी कि चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान। इस वाले टॉपिक को पढ़ते समय आपको जो है एक लिंक मिलेगा किसके इसके बीच में, पेड़, पौधे, वन और आपका जो है पानी के बीच में। यहाँ पे देखिए
मैं आपको बता दूं, ये एनालिसिस होती है पूरी चीज, पूरी बिगर पिक्चर समझना क्या हो रही है बात। ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन सोहरा चेरापूंजी। अब चेरापूंजी में मौजर नाम में वैसे अब जो है सबसे ज्यादा भारतवर्ष में जो है बारिश होती है पूरे साल में, ठीक। लेकिन चेरापूंजी भी पीछे नहीं है, पूरे साल भर यहाँ पे पानी बरसता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पानी की तो कमी होती नहीं होगी। तो देखिए, मैं इसको अगर क्रूड एग्जाम्पल, एक ऐसे एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, बस मेन मेरा वो रहता है मुद्दा। तो पानी एक टकले सिर पर, समझना मेरी बात, पानी एक टिकले सिर पर जिस तरीके से बह जाता है ना बिना रुके, वैसे ही चेरापूंजी में हो रहा है। चेरापूंजी का दूसरा नाम क्या है? सोहरा। समझना मेरी बात, यहां पे क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा कटाई, इतने ज्यादा पेड़ों की जो है वो कटाई की गई है कि वहां पानी रुकता ही नहीं है। पानी का रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। पानी बरसता है और जो है नीचे चला जाता है, सब ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके लिए क्या किया जा रहा है कि भैया फिर से एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वनीकरण किया जा रहा है, ठीक, ताकि पानी कितना ही बरस जाए, अगर आप उसको नहीं संचय कर रहे हो, उसको नहीं रोक रहे हो, पेड़ नहीं है, तो फिर बायो ड्रेनेज कैसे होगा, कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे पानी मुहैया कराओगे। तो ये अगर आपने देखा है बिगर पिक्चर, ट्री और वाटर के बीच में जो है पूरी जो है लिंकेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। चेरापूंजी जगह है सोहरा, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप पानी को नहीं बचाओगे, चाहे जितना भी नेचुरली आपको पानी मिल जाए, आपको जो है पानी की हमेशा कमी रहेगी, ठीक। यही चीज़ है। देखो, जैसे मैंने पहले भी आप लोग बताया कि शायद कि कई लोग ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो बुंदेलखंड का एरिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, बुंदेलखंड का एरिया जो है वो इस तरीके से पठार है, एक कटोरी उल्टी रख दो वैसा है। तो होता क्या है कि वहां पे अगर आप चेक डैम या इस टाइप के कुछ बढ़िया से बना दो, तो ऐसा नहीं कि वहां पानी रोका नहीं आ सकता, पानी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक। थार ऐसा नहीं कि इतना जिस हिसाब से वहां पानी की किल्लत है, वो सिर्फ इसीलिए कि जो पठार टाइप से है, तो उसकी वजह से पानी बरसता है, ड्रेन हो जाता है, वहां रुकता ही नहीं पानी। जब रुकेगा ही नहीं तो कैसे करोगे? तो इसीलिए वहां पे जो है कई लोग तालाब और टैंक बनाते हैं, ठीक है ना, पानी रोक के रखते हैं, चेक डैम बनाने चाहिए ताकि उसको रुके। ये चीज़ है। अमित शाह जी ने जो है इस स्कीम को चालू किया, ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम भी चालू करी है, वनीकरण भी किया, एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। चेरापूंजी को सोहरा बोलते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे पूरे साल पानी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कटाई करी गई है, इसकी वजह से यहाँ पर पानी, पेड़ पहले गायब हुआ, पानी वहाँ रुक नहीं रहा है, तो पानी की दिक्कत है। ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन जो है मेघालय गवर्नमेंट और आसाम राइफल के साथ में मिलकर किया जा रहा है। हमारा जो जल जीवन मिशन इनिशिएटिव है ना, उससे भी इसको जो है, जो वाटर सप्लाई है उसको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, जो है मदद की जा रही है, ठीक। तो दो चीज़ें हो रही हैं, ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन जहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं, दूसरा क्या है, वाटर सप्लाई की स्कीम है। तो जो पेड़ लगाया जा रहा है उसमें मेघालय गवर्नमेंट, आसाम राइफल, ये दोनों लोग आपस में मिलकर मदद कर रहे हैं, ठीक, ताकि जो है पूरा इको टूरिज्म को भी बूस्ट मिले, सैलानी खूब ज़्यादा आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर टूरिज्म से ज़्यादातर वो होता है, बाकी हॉर्टिकल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका स्लोगन जो रखा है सदाबहार पूर्वोत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करी जा रही है, एफॉरेस्टेशन, वनीकरण और जो है आपका वनीकरण और वृक्षारोपण करने के जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। चेरापूंजी को ग्रीन फिर से बनाना है, आसाम राइफल इसमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। अगला जो है कि पानी, अब एक बार वनीकरण हो जाए तो पानी की सप्लाई को तुरंत तो टाइम लगेगा भाई, पेड़ वेड़ उगेंगे, पानी रोकेंगे, सारी चीज़ें। तो फिलहाल के लिए तो स्कीम चाहिए। तो जल जीवन मिशन जो है और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी बोलते हैं, ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो है डेवलपमेंट के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पर मेघालय। तो ये तीनों लोग, ये मिशन हो गया, ये मिनिस्ट्री हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गए, मिलके प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हर नल से जल मिले, ये वाले काम पे हर घर में इस पे जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक। और प्रोवाइड करना क्लीन स्वच्छ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिलीज़ के लिए। और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि कई सारे एरिया तो रिमोट है, पहुंच ही नहीं पाते हैं लोग। और यहाँ पे 2,80,000 जो है फैमिलीज़ हैं आपके मेघालय में, और करीबन 1874 स्मॉल प्रोजेक्ट हैं, सबको पानी देना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जल ही जीवन वाली बात है, जल नहीं तो कुछ नहीं, कल नहीं। क्या बात है, ये तो नया बन गया। तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर गवर्नमेंट मेघालय की और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत, ठीक। हमारा आज का जो 672nd
72 जो क्वेश्चन है डेली यूपीएससी में जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का 27 जुलाई का, वो है कि एज पर आर्ट एंड कल्चर इंडिया, मतलब आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कला और संस्कृति के अनुसार भारत में मंदिर वास्तुकला की व्याख्या और वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन करो, इलस्ट्रेट करो। समझ रहे हो? तो डायग्राम वगैरह बना लेना। पहले एक नॉर्थ में जो है आपका किस तरीके से ऐसे करके बनाओ बढ़िया से, ठीक है। उसमें ऐसे दिखा दो, नॉर्थ में जो है आपका नगरा स्टाइल होती है, यहाँ शिकरा स्टाइल होती है, यहाँ पे वेसारा स्टाइल होती है। थोड़ा सा नॉर्थ का जो है अच्छे से इलस्ट्रेट कर देना, उसी में दिखा देना कि स्टेप अप होता है। यहाँ पे तोरण टाइप के ऐसे साउथ में बनते हैं आपके, ठीक है ना। ऐसे करके शिखर करके बना लोगे, वहाँ पे अमलाका और जितना भी दिखा सकते हो खूबसूरत। मतलब वैसे आर्ट का कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो है वहाँ पे उसको लेजेंड्स अच्छे से बता देना कि ये कलश है, ये अबेकस है, ये ऊपर जो है ये दक्षिण पात है, ये वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे करके दिखाइएगा। हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में जिसका नाम है कॉमन गाइस से। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए इस पे ध्यान देते हैं। 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बना दिया गया, वाह वाह वाह। तो ये कहाँ पे बनाया गया उससे संबंधित क्वेश्चन है। वाह, आंसर दिख गया नीचे, सॉरी। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया, पब्लिक के लिए ओपन किया गया चाइना में। क्या स्टेटमेंट सही है ये कि नहीं सही है, बताइए। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह रोबोटिक आर्म्स द्वारा प्रिंट किया गया, ठीक। रोबोट ने, भैया स्टील ब्रिज बना रहे हो, कोई छोटा सामान तो नहीं, काफ़ी रोबोट बड़े बड़े लगे थे इसमें। इनोवेटिव सेंसर नेटवर्क के जरिए। और एक कंपनी है MX3D, इन्होंने 4 इंडस्ट्रियल रोबोट्स लिए, उसके जरिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ इसको छोड़ के चाइना हर काम नहीं कर सकता, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी ओलंपिक्स में मीराबाई चानू महिला ने मतलब देखो हम लोग को दिलाया है अभी तक पूरी ओलंपिक में पहला मेडल, अभी तक सिल्वर है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एंटी डोपिंग में चाइना वाले के ऊपर चल रहा है, मतलब चेक किया जा रहा है। अगर मान लो कहीं डोपिंग के उसमें केस में फंसी तो ये सिल्वर जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, बताइए, गोल्ड में, ठीक। तो ये चीज़ है। एम्स्टर्डम जो आपके नेदरलैंड की जो है जगह, वहाँ पे ये पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है, और इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वो गुरु पूर्णिमा जी से संबंधित, संबंधित। इसमें देखिए हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ मंथ जो होता है उस पर जब पहला गुरु पूर्णिमा, जब फुल मून डे होता है तो उस दिन गुरु पूर्णिमा होती है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? अगला स्टेटमेंट ये, जो महर्षि वेद व्यास थे जिन्होंने एडिट किया हिंदू टेक्स्ट, जैसे आपका वेद हो गया, 18 पुराण, महाभारत हो गया, श्रीमद् भागवत ये हो गया, तो इन सबको किया है, मतलब इनको डेडिकेट किया जाता है आपका महर्षि वेद व्यास जी को गुरु पूर्णिमा वाला, ठीक। और ये है कि ये मार्क करता है ऑनसेट ऑफ, ये भी बताता है कि भैया मानसून आ गया है। तो ये चीज़ है कि नहीं है, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक। कुछ यहाँ पर जानकारी दे रखी है बुद्धिस्ट से संबंधित भी, तो ये वाली बात होगी। तो देखिए इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करा के ज़्यादातर लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकें। EPFO और UPSC का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।